हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के आदिवासियों की। झारखंड में जो आदिवासी जनसंख्या है, जो आदिवासी आबादी है, उनके बारे में कौन है, क्या है, किस तरह की उनकी जीवन यापन की तरीके हैं, ये सारी चीजें। तो जितने भी उनसे रिलेटेड, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। और ये आपके जेपीएससी और आपके जेएसएससी के एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसमें जो भी चीजें बताई गई हैं, जो भी चीजें बताई जाएंगी, वो सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को आखिरी तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम ऐसी नई वीडियोस डालें तो उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि अगर परिचय की बात करें तो झारखंड के जो मूल निवासी हैं उन्हें ही आदिवासी कहा जाता है। आदिवासी इसी संदर्भ में कहा जाता है कि जो आदिकाल से, पुराने समय से यहाँ पर वास करते आ रहे हैं, यहीं पर रह रहे हैं, उन्हें ही आदिवासी कहा गया है इस संदर्भ में। ठीक है, तो ये हो गई जानकारी इनके बारे में कि मूल निवासियों को ही आदिवासी कहा जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि ये लोग अन्य क्षेत्र से आए होंगे। और ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो मुंडारी लोक कथाएं हैं उसमें इस चीज का वर्णन मिलता है कि ये लोग कहीं और से प्रवास करके यहाँ पर आए और यहीं पर बस गए, और उसके पीछे बहुत कारण थे और वो चीजें आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र पूर्व पाषाण युग और पाषाण युग में भी बसा हुआ था। उस समय भी यहाँ पर कुछ आबादी रहती थी जो कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रहती थी और एक सेटल्ड लाइफ जीती थी। ठीक है, सिविलाइज्ड थी। तो ये जो थी, पता कैसे चला ये बातों का? खुदाई में मिले उस काल के उपकरण, हथियार और सिक्कों से ये चीजें साबित हुई कि यहाँ पर पहले से ही एक सभ्य जनजाति, एक सभ्य आबादी रहती थी। जनजाति तो नहीं कह सकते हैं, सभ्य आबादी ही कहेंगे कि सभ्य आबादी रहती थी, जो कि कोलारियन जनजातियों के आने के पहले से यहाँ पर वास करती थी और यह एक सभ्य आबादी थी। ये चीज ध्यान रखना है। और वो कौन थी अभी तुरंत पता चलेगा। ठीक है, तो ये लोग क्या थे? ये लोहा गलाना जानते थे और यहाँ पर लोहे के अलग अलग उपकरण, अलग अलग हथियार वगैरह बनाना जानते थे। और ऐसा नहीं है कि लोहा गलाना जानते थे सिर्फ मेटलर्जी में, उनको लोहे की ही जानकारी थी। उसके साथ साथ ये लोग तांबे और पीतल जैसे अन्य धातुओं का भी प्रयोग किया करते थे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि लोहे के अलावा ये किस किस चीज का, किस किस धातु का इस्तेमाल करते थे। तो तांबे और पीतल का, मेटलर्जी का अच्छा टेक्नोलॉजी इन लोगों का डेवलप था यहाँ पे, है ना। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। और ये विकसित थे। ठीक है, इनकी जो अर्थव्यवस्था थी, इनका जो चाल चलन था, इनके जो रहन सहन थे, बहुत ही विकसित था। ठीक है, उस समय के हिसाब से देखा जाए तो ये एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे, एक निश्चित अर्थव्यवस्था थी इनकी। तो वहां पर कितनी अनाज की पैदावार होगी, कितना वो लोग धातु बनाएंगे, किस तरह से, कहाँ से इनकी आय होगी, ये सारी चीजों की एक सही तरीके से व्यवस्था बनी हुई थी। तो ये लोग एक विकसित जाति थे, आबादी थे। जनजाति तो कहना गलत होगा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर थी और ये एक व्यवस्थित जीवन व्यतीत करते थे, सेटल्ड लाइफ जीते थे, पूरा सब कुछ प्रॉपर तरीके से चल रहा था, है ना। ऐसा नहीं है कि एकदम भगदड़ मचा हुआ है। तो ये लोग खाना बदोश नहीं थे। ये लोग आदिवासियों की तरह एक जगह से दूसरे जगह भटकते नहीं रहते थे खाने वगैरह की खोज में। तो ये एक व्यवस्थित जीवन जी रहे थे। और ये रहते कहाँ थे? जो वर्तमान का पट क्षेत्र है, ठीक है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है पट क्षेत्र, तो पटन वहां पर है। इसी
पट क्षेत्र के, इसी जो भौगोलिक क्षेत्र में इसकी जो भौगोलिक संरचना है उसी के हिसाब से इस क्षेत्र का भी नाम पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे पट क्षेत्र जो है प्रॉपर अगर आप लोग देखिएगा तो जो नेतरहाट वाला क्षेत्र है उसी को पट क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, लातेहार जिला में पट क्षेत्र में ये लोग रहते थे और यहाँ पर अभी भी जो असुर जनजाति के लोग रहते हैं उन्हें इसी सभ्य आबादी का अवशेष माना जाता है। ये माना जाता है कि जो सभ्य जाति वहां रहती थी, सभ्य आबादी रहती थी, जो असुर जनजाति है ये उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के अवशेष हैं। ठीक है, और जैसा कि हम लोगों ने पहले के जो वीडियोस हैं उसमें देखा भी है कि असुर जनजाति के लोगों को लोहे वगैरह गलाना और उनसे हथियार वगैरह, उपकरण वगैरह बनाना आता है, आता था उस समय भी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो असुर हैं इनको पराजित करके मुंडाओं ने सर्वप्रथम इस क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसके पहले इस पठारी क्षेत्र में किनका शासन था, किनका राज था? असुरों का था। लेकिन जब रीसा मुंडा अपने 21,000 मुंडा जनजाति के जो फॉलोअर थे उनको लेकर इस क्षेत्र में आए, ये सारी जानकारी हमने जब हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ रहे थे उसमें देखा है ऑलरेडी, वो वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियो, सारी जो जनजाति शासन व्यवस्था है उसकी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब रीसा मुंडा आए तो सबसे पहले क्या था कि वहां पर एक साम्राज्य कायम करना है, एक अपना क्षेत्र, एक अपना राज्य व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर जो पहले से असुरों का राज्य चला आ रहा था उसको खत्म करना था, तो उनके साथ इनका युद्ध हुआ, लड़ाई हुई और उसके बाद मुंडाओं ने अपना आधिपत्य यहाँ पर स्थापित किया और उसके बाद उनका राज्य चालू हुआ। ठीक है, मदरा मुंडा वगैरह, नागवंशी वगैरह के बारे में आप लोगों को अगर वीडियो देखा है तो जानकारी होगी ही होगी। ठीक है, अब क्या है, असुर और मुंडा जो है वो झारखंड के सबसे पुराने निवासी हैं। तो ये भी हमने पहले ही देख लिया है कि पहले मुंडा आए, फिर उरांव आए, फिर हो लोग आए। तो ये सारे जो जनजाति आए तो उसमें सबसे पहले मुंडा आए और असुर पहले से थे, इसीलिए इन दोनों को सबसे पुराना निवासी झारखंड राज्य का माना जाता है। तो इनका डोमिसाइल नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, तो ये जो 1932 का खतियान वगैरह का झमेला उससे ये लोग बाहर हैं। ठीक है, चलिए जोक सपाट। तो ये जानकारी हमें मिलती कहाँ से है? मुंडारी लोक कथाओं से मिलती है और इसमें बार बार इस चीज का भी वर्णन किया गया है कि यहाँ पर मुंडाओं के बाद भी और भी जनजातियां समय समय पर कालांतर में आती रही। ठीक है, तो यहाँ पर प्रवर्जन होता रहा और इसकी पुष्टि मुंडारी लोक कथाएं करती हैं। तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है ये भी ध्यान में रखना है कि मुंडारी लोक कथाओं से ये सारी जानकारी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आर्यों द्वारा पराजित होने के बाद मुंडा गंगा के किनारे किनारे पूर्व की ओर बढ़ने लगे। तो मुंडा जैसे यहाँ पर आए दूसरे क्षेत्र से, तो ये माना जाता है कि मुंडा लोग जो है वो वही लोग हैं जो पहले सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में यहाँ पर रहते थे और जब मेडिटेरेनियन के क्षेत्र से, भूमध्य सागर के क्षेत्र के तरफ से आर्य लोग पूरब की तरफ बढ़े तो मैदानी क्षेत्रों को पार करते हुए सेंट्रल एशिया, जो मध्य एशिया है, इसको पार करते हुए ये लोग जब सिंधु घाटी सभ्यता के पास पहुंचे तो यहाँ पर इनका आक्रमण हुआ। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जिनको जानकारी होगी, जिन्होंने पढ़ा होगा या फिर हमारे वीडियोस में वो आगे जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जब इतिहास की पढ़ाई होगी तो उसमें सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, फिलहाल मैं बता देता हूँ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ये युद्ध कला में उतने निपुण नहीं थे। ठीक है, इनका सीधा सापाट सा काम था कि खेती करना है और वो जो कास्टिंग वगैरह है, जो फिर पिटेरा ड्यूरा वगैरह, ये सारी चीज़ों का गहने वहने टॉयज वगैरह बनाना, बर्तन वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ों का काम था इनका। और इनका मुख्य काम था ट्रेड का, ठीक है, व्यवसाय का। तो यहाँ पर जो ये लोग थे ये युद्ध में टिक नहीं पाए आर्यों के सामने और इनका आउट माइग्रेशन, प्रवर्जन चालू हुआ किस तरफ?
पूरब की ओर और दक्षिण की ओर। तो जो पूरब की ओर गंगा नदी के किनारे किनारे यहाँ पर ये जो पहाड़ी क्षेत्र और जंगली क्षेत्र था, राजमहल की पहाड़ियों के आसपास, यहाँ तक जब पहुंचे तो यहाँ पर इन्हें लगा कि यहाँ पर हम सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि इनमें रक्षात्मक प्रवृत्ति का विस्तार हो चुका था। जो आर्यों का विस्तार होता गया धीरे धीरे पूर्व की तरफ, उसके कारण मुंडाओं में जो रक्षात्मक प्रवृत्ति है वो उत्पन्न हो गई और धीरे धीरे ये अपने में ही सिमटते चले गए। और अपने में सिमटने के कारण क्या हुआ कि ये अपने ही जनजातीय लोगों के साथ ही रहने लगे, साथ में चलना है, साथ में इधर उधर मूव करना है। और जब इन्हें पहाड़ी और जंगली क्षेत्र दिखा तो इन्हें लगा कि इस क्षेत्र में हमें कोई नहीं मार सकता, इस क्षेत्र में हम पर हमला नहीं हो सकता है। और इस रक्षात्मक प्रवृत्ति के कारण यहाँ पर ये लोग सबसे पहले राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में बसे और धीरे धीरे पूरे छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में फैलते चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो आर्यों और गैर आर्यों की ये जो युद्ध है, ये ऐसा नहीं था कि 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 100-200 साल चलता रहा, ऐसा नहीं। ऋग वैदिक काल से महाभारत काल तक इनका युद्ध चलता रहा, पूरे 4000 वर्षों तक। ठीक है, तो ये 4000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। और इसके कारण क्या हुआ कि जो मुंडा थे वो अपने ही क्षेत्र में जंगलों में सिमट कर रह गए, उससे बाहर ये निकलना ही नहीं चाहते थे, निकलते ही नहीं थे, क्योंकि इनको ये डर था कि फिर आर्यों का हमला हो जाएगा, फिर हम फंस जाएंगे। तो इस चीज से इन्हें बचना था और उसी के कारण ये लोग सिमटते चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये सी चीजें तो हो गई, इतिहास की बात की किस तरह से ये किस तरफ मूव किए। अब महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो सबसे पहले जनजातियों के बारे में अगर झारखंड की हम बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर 32 जनजातियां हैं जो पाई जाती हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद संख्या 342 के तहत यहाँ पर अधिसूचित किया गया है। भारत के राज्य पत्र में इनका नाम घोषित है, प्रकाशित हो चुका है। हालांकि कुछ लोग आपको ये कहेंगे कि यहाँ पर कुल 33 हैं, लेकिन जब तक वो सरकारी वेबसाइट पर न दिखे, सरकार के राज्यपत्र में न दिखे, बिल्कुल भी उस चीज को आंसर में मार्क नहीं करना है। चाहे उसका प्रोसेस चालू हुआ हो, न हुआ हो, वहां से वो अप्रूव हुआ हो, न हुआ हो, अनुशंसा हुई हो, न हुई हो, कोई मतलब नहीं है उससे, जब तक राजपत्र में घोषित न हो और जब तक सरकारी वेबसाइट पर न दिखे। झारखंड सरकार की सरकारी वेबसाइट पर अभी भी 32 ही दिख रहे हैं और 32 ही लेकर चलना है। जब तक सरकार अपडेट नहीं करती है, राजपत्र में प्रकाशित नहीं करती है, तब तक 32 को 33 बिल्कुल नहीं मानना है, आंसर गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। और इसमें से कुल जो है 24 प्रमुख जनजातियां हैं। कितनी है? 2 दर्जन। 24, 2 दर्जन जनजातियां प्रमुख जनजातियां। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, कितनी जनजातियां प्रमुख जनजातियां हैं? 2 दर्जन, है ना। और अन्य जो 8 हैं वो आदिम जनजातियों में वर्गीकृत है, उन्हें आदिम जनजाति के वर्ग में रखा गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? बिरोर, कोरवा, असुर, परिया, पहाड़िया नहीं पढ़िएगा, परिया ये, ठीक है, बिरजिया, उसके बाद सौरैया पहाड़िया, मल पहाड़िया और सबर, ये कुल मिलाकर जो है 8 आदिम जनजातियां हैं, प्रिमिटिव ट्राइब हैं, जो सबसे पुराने हैं। और अभी भी ये लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं? कृषि पूर्वकालीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, आदिम जनजातियां कृषि पूर्वकालीन जो जीवन शैली है, उसका मतलब क्या हो गया कि अभी भी ये लोग व्यवस्थित तरीके से एक जगह पर सेटल होकर नहीं रह रहे हैं। अभी भी इनकी खेती बाड़ी की जो सिस्टम है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। और अभी भी ये क्या करते हैं?
शिकार करते हैं, शिकार से अपने जीवन यापन को चलाते हैं और साथ में जो जंगली फल फूल कंदमूल वगैरह है उसे जमा करके चलाते हैं और झूम कृषि का प्रयोग करते हैं, थोड़ी बहुत जो खेती करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब अगर बात कर लें जनगणना की, ठीक है, कि जनसंख्या इनकी कितनी है, तो 2011 के बाद तो जनगणना हुई नहीं है। कोरोना काल में 2021 में जनगणना का जो डेट था वो पड़ गया, 2021 में जनगणना हुई नहीं कोरोना काल के कारण। वहां पर जब आदमी घर से नहीं निकल रहा है तो गिनती निकलने करने के लिए कौन निकले, है ना। और उसके बाद अभी तक हुई नहीं, हालांकि हंगामा चल रहा है, पता नहीं कब होगा, तो ये देखते हैं, वो तो बात की बात है। तो जब तक 2021 की जनगणना नहीं होती है तब तक क्या मान के चलना है हमें कि 2011 की जनगणना के हिसाब से जो आंकड़े हैं वही मान के चलना है। ठीक है, अब उसके अनुसार क्या है यहाँ पे कि राज्य की जो जनजातीय जनसंख्या है वो कुल 86,45,042 है। कितना है? 86,45,042, 86,45,042। अगर वैसे राउंड फिगर में रखना होगा तो 86,45,000 रख लीजिएगा, लेकिन अगर लपेटना चाहा तो पूरा एकदम आखिरी डिजिट तक क्वेश्चन में एग्जैक्ट दे दिया अगर क्वेश्चन में, तो ध्यान में भी रहना चाहिए कि क्या है। ठीक है, अब ये तो हो गई कुल जनसंख्या की कितनी, 26.2%। लेकिन अगर यही आदिम जनजाति की जनसंख्या की बात करें तो उनकी जो कुल जनसंख्या है वो सिर्फ 1,92,000, किधर है, 1,92,425 है, 1,92,425, जो कि झारखंड की कुल आबादी का सिर्फ 0.72% है। और ये तो हर हालत में आपको एग्जैक्ट याद रखना है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और अलग अलग एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इस चीज पे एकदम परफेक्टली ध्यान रखना है ना। इसमें तो कोई भाई दो राय नहीं है, आगे पीछे नहीं हो सकता, ये एग्जैक्ट उतने का उतना ही आपको लिखना पड़ेगा, न कम न ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो कुल जनजातीय आबादी है उसका 92.86% जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, और शहरी क्षेत्रों में कितना रहता है, बाकी का बचा हुआ 7.14%। सीधी सी बात है ना। 100% में 92.86 घटा लीजिए, जो बचा 7.14 वही जो है तो शहरी क्षेत्र में रहता है। तो इससे साफ पता चलता है कि जो जनजातीय आबादी है उसमें अभी भी बहुत ज्यादा उन्नति की, मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, डेवलपमेंट की जरूरत है। जो हम लोग कहते हैं ना कि मुख्य धारा से उनको जोड़ना है, उसकी अभी भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी वो सुदूरवर्ती क्षेत्र में, जंगली क्षेत्र में ही रह रहे हैं। उनकी अभी भी देखेंगे तो शिक्षा दर बहुत कम है, उनकी आय बहुत कम है, ठीक है, स्वास्थ्य की सुविधाएं उतनी नहीं है। तो इन सब क्षेत्रों में सरकार को काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे क्या है कि झारखंड की सभी जनजातियों को शारीरिक विशेषताओं के आधार पर किस श्रेणी में रखा गया है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड एकदम हमेशा याद रखिएगा कि अधिकतर जो जनजाति है इसी जो श्रेणी में आती है, इसीलिए लगभग सारी ही आबादी को, जनजातियों को इसी ग्रुप में रख दिया गया है, इसी श्रेणी में रख दिया गया है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में। और जो अधिकांश आदिवासी भाषाएं हैं वो ऑस्ट्रिक समूह की है। किस समूह की है? ऑस्ट्रिक समूह की है। लेकिन 3 जो भाषाएं हैं वो अलग समूह की हैं। और पूरे से नहीं सवाल आएगा, सवाल आएगा इन्हीं तीनों से कि ये 3 जो अलग हैं वो किस समूह के हैं। मेन जानकारी अब यहाँ पर आपको ये होनी चाहिए। तो पहला क्या है, उरांव जनजाति की जो फुड़ुक भाषा है वो किस जनजातीय समूह की है, तो वो जो है यहाँ पर मालतो समूह की है। ठीक है, मालतो समूह की है। ठीक है, और यहाँ पर मल पहाड़िया और सौरैया पहाड़िया की जो भाषा है वो द्रविड़ समूह की है। तो ये 2 जो एक्सेप्शन है इन लोगों को याद रखना है। 3 टोटल, 2 ग्रुप है, 2 समूह है और भाषाएं 3 है। तो उरांव की कौन सी है, मालतो है, और कुड़ुक और मल पहाड़िया की जो है वो द्रविड़ है। ठीक है,
तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर क्या है, झारखंड की जो जनजातियां हैं वो श्रीलंका में पाए जाने वाले और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जो जनजातीय आबादी है, जो मूल निवासी है वहां के, जो कि बेदा जनजाति समूह से बिलोंग करते हैं, उनसे मिलती जुलती है। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो पूरा क्षेत्र है, अगर इसको ज्योग्राफी से, भूगोल से आप जोड़कर देखेंगे तो पहले क्या था, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये तीनों एक साथ थे। 71 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पर जो है भारत का जो प्लेट है वो उत्तर की ओर मूव करना चालू हुआ ऑस्ट्रेलिया से अलग होके। तो इससे ये कहा जा सकता है कि ये तीनों क्षेत्र में जो आबादियां पाई जाती है उस समय से एक साथ थी, 71 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये चीजें माना जा सकता है अगर भूगोल से जोड़कर देखें तो। हालांकि अगर नहीं भी देखते हैं तो चलिए फिर भी यहाँ पर ये समानता पाई जाती है। लेकिन क्या है कि हर एक सब्जेक्ट को एक दूसरे से जहां तक कनेक्ट करके देखिएगा कॉन्सेप्चुअली, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, याद भी रहेगा आसानी से, और उनका इवोल्यूशन वो भी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या है, आदिवासी गांव की एक प्रमुख विशेषता यहाँ पर क्या है, युवा गृह। युवा गृह क्या है, यहाँ पर शिक्षा और प्रशिक्षण का केंद्र होता है। तो यहाँ पर जो अविवाहित युवा होते हैं, लड़के लड़कियां आदिवासियों के, उनको यहाँ पर एक तरह से गुरुकुल की तरह आप कह सकते हैं, वहाँ पर उनका दाखिला करवाया जाता है और उनकी वहाँ पर शिक्षा दीक्षा होती है, और तब तक होती है जब तक कि फिर उनका विवाह न हो जाए, है ना। तो ये है युवा गृह, जो कि एक यहाँ की विशेषता है, प्रमुख विशेषता है। और उरांव जनजाति में इसे धूमकड़िया कहा गया है, और ये जो है सवाल आ चुका है, पिछले ही यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ चुका है 6वीं के। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, धूमकड़िया जो है उरांव जनजाति का युवा गृह का नाम है। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ दूसरे सवाल आ सकते हैं, तो इसके इर्द गिर्द जितने सवाल बनते हैं वो आप लोगों को रट जाना है ना। चलिए, और यहाँ पर क्या है, मुंडा और असुर और कोरा जनजाति जो है, इनकी युवा गृह को कहते हैं गितोड़िया। ठीक है, तो धूमकड़िया और गितोड़िया दोनों युवा गृह है, लेकिन धूमकड़िया सिर्फ उरांव के लिए है क्योंकि उनकी भाषा भी अलग है, मालतों से संबंधित है, और बाकी जो है मुंडा, असुर और कोरा, ये सब इनका है गितोड़िया। ये चीज ध्यान में रखना है, एकदम रट के रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जनजातियों में गोत्र को कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि किल्ली, पारी, कुंडा आदि। ठीक है, तो गोत्र के अलग अलग नाम होते हैं। गोत्र जैसे हम लोग कहते हैं ना, पंडित जी पूछते हैं जब संकल्प वगैरह कराते रहते हैं कि अपना नाम लीजिए और गोत्र बताइए, तो वैसे ही आदिवासी जनजातियों में भी गोत्र होता है और उन्हें गोत्र की जगह अलग अलग कहा जाता है। जैसे गोत्र की जगह क्या पूछेंगे, कौन सा किल्ली या कौन सा पारी, ठीक है, या कौन सा कुंडा, तो ये चीजें पूछी जाती, गोत्र नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गोत्र वही चीज है, बस उसकी शब्दावली अलग है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर क्या है कि जनजातीय परिवार प्रायः एकल होते हैं, यानी कि मियाँ बीवी बच्चे, बस बात खत्म। ठीक है, और इसका सिस्टम इसलिए ऐसा है कि पहले क्या होता है, धूमकड़िया में एडमिशन करवा दिए, युवा गृह में, धूमकड़िया या गिथोड़िया में शादी विवाह हुई वहां से, और शादी विवाह जब सिस्टम चालू होता है, तय तमन्ना होती है शुरू, उसके पहले उसके रहने की, अलग से रहने की व्यवस्था कर दी जाती है। ठीक है, तो उनको अपना जीवन यापन खुद ही देखना होता है, तो ये पहले से ही तय रहता है। हालांकि यहाँ पर सम्मिलित जो है फैमिली भी, परिवार भी मिलेगा, लेकिन एकल परिवार ज्यादा मिलते हैं, सम्मिलित परिवार, ज्वाइंट फैमिली कम मिलते हैं, कुछ ही जनजातियों में मिलते हैं। ठीक है, अब झारखंड का आदिवासी समाज जो होता है वो पितृसत्तात्मक होता है, यानी कि पैट्रियार्कल होता है। यहाँ पर जो पुरुष प्रधान समाज है वो होता है, जो यहाँ की बेटियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उन्हें अपने पिता की संपत्ति में कुछ नहीं दिया जाता। ठीक है, उनका अधिकार उसमें नहीं होता है, पुत्रों का सिर्फ अधिकार होता है, पुरुषों का अधिकार होता है, और पुरुष वंश में
उत्तराधिकारी होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि इनमें जो इनका प्रॉपर्टी है, इनका जो भी वहां पर देख लेंगे, घर वगैरह जमीन वगैरह जो भी है इनका, वो सारा कुछ पुत्रों में बराबर बंटता है। हालांकि कुछ कुछ जनजातियों में ये भी प्रावधान है कि जो बड़ा पुत्र होता है, सबसे ज्येष्ठ पुत्र होता है, उसे कुछ ज्यादा अधिकार, कुछ ज्यादा जमीन वगैरह दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई पुत्र सत्तात्मक वंश की बात हो गई। अब यहाँ पर क्या है, जनजातीय परिवार आमतौर पर एक विवाही होती है, यानी कि मोनोगैमस होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कहीं कहीं पर द्विविवाह या बहुविवाह का भी उदाहरण मिलता है। कुछ कुछ जनजातियों में द्विविवाह या बहुविवाह का भी प्रचलन है। ऐसा नहीं है कि एकदम वाटर टाइट एक विवाह ही होना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इनमें बाल विवाह कम ही होता है। बाल विवाह की प्रथा यहाँ पर नहीं देखी जाती है। और यहाँ पर दहेज का भी सिस्टम नहीं है। दहेज के जगह यहाँ पर वधु मूल्य का सिस्टम है। तो यहाँ पर लड़का पक्ष को ही पैसा उल्टा देना पड़ता है, ना कि लड़की वालों को एक तो दूल्हा खोजो, ये सब करो और उसके बाद पैसा भी दो। ये सिस्टम यहाँ पर नहीं है। उसके जगह पर क्या है कि यहाँ पर वधु मूल्य का सिस्टम है ना। और जनजातियों का प्राचीन धर्म सरना धर्म है। सरना धर्म में क्या करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। ठीक है, धरती की, सूर्य की, वायु की, जंगल की, पेड़ों की, नदियां की, तो इन सब की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। और इसे क्या कहते हैं, सरना धर्म, सरना कल्ट। ठीक है, और उनके अधिकांश त्योहार जो होते हैं वो कृषि और प्रकृति से ही संबंधित होते हैं। वो जब बुआई करने जाएंगे तब एक त्योहार रहेगा, बीच में फिर एक त्योहार रहेगा, कटाई करेंगे तब एक त्योहार होगा, उसके बाद जब अनाज को निकालेंगे उस समय एक त्योहार होगा, उसके बाद जब पहला अनाज जो नया वाला है खाएंगे उस समय एक त्योहार होगा। इस तरह से कृषि से संबंधित त्योहार चलते हैं और प्रकृति से संबंधित भी त्योहार चलते हैं। जब मौसम बदलता है, जब शिकार करने जाते हैं, तो इन सब समय पर भी वो त्योहार मनाते हैं। ठीक है, और इनमें सबसे बड़े जो त्योहार हैं प्रमुख, वो कौन कौन से हैं, सरहुल है, कर्मा है, सोहराई है। ये जो है झारखंड के प्रमुख त्योहार हैं। अब हमने अभी बात किया था वधु मूल्य का, तो वधु मूल्य का कुछ नाम भी होगा। तो यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, ये है जनजातियों में, अलग अलग जनजातियों में अलग अलग जो वधु मूल्य का नाम है उसका नाम है। तो पोन नाम है संथाल, हो, करमाली, सौरैया पहाड़िया में। ठीक है, उसके बाद गोनोंग है मुंडा में। ठीक है, उसके बाद पोट्रे है सबर में। उसके बाद डाली है किसान पहाड़िया में, और हरजी है बंजारा में, और सुखदाम है कंवर जनजाति में। तो ये वधु मूल्य के नाम है और इसमें से किसी से भी एक सवाल बन सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सर्वोच्च देवता जो होते हैं जनजातियों के, ये आमतौर पर अधिकतर जनजातियों में क्या है, सूर्य देवता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि सूर्य देवता के क्या क्या अलग अलग जनजातियों में नाम है। तो ज्यादातर जनजातियों में, जैसे संथाल हो गए, मुंडा हो गए, असुर हो गए, भूमिज हो गए, इनमें कहते हैं सिंगबोंगा। ठीक है, उसके बाद हो जनजाति में कहते हैं सिंगी, मल पहाड़िया में कहते हैं बेरू, महाली जनजाति में कहते हैं सूरजी देवी। यहाँ पर जेंडर ही चेंज कर दिए सूर्य भगवान का। ठीक है, सूरजी देवी कर दिए। उसके बाद सबर में है यूडिंग सुम, और अगली जो जनजाति है खोंड, उसमें है बेलापोन। तो ये अलग अलग सूर्य देवता के नाम है अलग अलग जनजातियों में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए सर्वोच्च देवता की बात करें, सुप्रीम गॉड, सुप्रीम डाइटी। ठीक है, सर्वोच्च देवता धर्मेश। तो यहाँ पर उरांव में धर्मेश को धर्मेश ही कहते हैं, सौरैया पहाड़िया में बेड़ो गोसाई कहते हैं, गोंड में बूढ़ा देव कहते हैं, बिरजिया में विंध्यावासिनी देवी, बंजारा में बंजारी देवी, गोड़ाइत में पूर्विया, बिरहोर में वीर, बथुड़ी में पोला ठाकुर, खड़िया में गिरिंग, खरवार में
मुचुकर्णी और भूमिज में गोसाई ठाकुर, ये जो है इनके सुप्रीम डाइटी धर्मेश के जो भी नाम है, सर्वोच्च देवता के नाम है। अब धार्मिक विशेषज्ञ यानी कि जो पुजारी, ठीक है, ओम भट्ट स्वाहा वाले, ठीक है, तो इनका भी अलग अलग नाम है अलग अलग जनजातियों में। अब यहाँ पर देखेंगे तो पाहन कहते हैं मुंडा उरांव आदि में, बैगा कहते हैं खरवार खड़िया असुर बिंझिया किसान आदि में, देवरी कहते हैं पढ़िया में सबर में बथुड़ी में, उसके बाद देहुरी, देवरी और देहुरी अलग अलग है, ठीक है, दिहुड़ी भी कहते हैं कहीं कहीं पे, तो ये है मलपहाड़िया में, नायके है संथाल में, नाये है बिरहोर में, लाया है भूमिज में, गोसाई है चेरो में और देवो नवा है हो ट्राइब में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ये जो भी लिस्ट में दे रहा हूं इनमें से किसी से भी सवाल आ सकता है और हर हालत में 2 से 3 सवाल रहेंगे, ये भी आप लिख के रख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आदिवासी परिवार जो होते हैं प्राय मांसाहारी होते हैं, ये तो खैर सबको ही पता है कि शिकार कर रहे हैं भाई, शिकार से जीवन यापन चल रहा है, तो बिना मांसाहारी हुए शिकार करने कौन जाएगा और क्यों जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन यहाँ पर भी तो एक्सेप्शन है, यहाँ पर भी टाना भगत और सफोड़, ठीक है, सतनामी सफोड़ जो होते हैं ये लोग नहीं खाते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं, मांस का सेवन नहीं करते हैं, ना ही शराब पीते हैं, ठीक है। तो सफोड़ और टाना भगत आपको मांसाहार करते हुए या शराब का सेवन करते हुए नहीं मिलेंगे। उसके बाद शराब पीना जो है जनजातियों के बीच में एक सार्वभौमिक प्रथा है, सब लोग करते हैं, ठीक है, उन लोगों का फेवरेट टाइम पास है एक तरह से कह लीजिए। जैसे आदमी कहता है ना शाम को चलें क्रिकेट खेलने, इन लोग कहते हैं शाम को चलें पीने, ठीक है, और उसमें भी क्या पियेंगे, चावल से बनी शराब, हड़िया उनका सबसे पसंदीदा पेय है, ठीक है, हड़िया और ताड़ी ये सब जो मतलब एकदम नेचुरली बना हुआ, कोई फिल्ट्रेशन नहीं कुछ नहीं, ठीक है। और मृत्यु के बाद शवों को दफनाना और दाह संस्कार करना दोनों ही इनके जनजातियों में प्रचलन में है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर जो दाह संस्कार है तुलनात्मक रूप से कम होता है, इनमें भी दफनाया ही जाता है ज्यादातर, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की प्रमुख जनजातियों की अगर बात करें तो सबसे बड़ी जनसंख्या जो है वो संथाल की है, उसके बाद उरांव की है, फिर मुंडा की है और तब हो जनजाति की जो आबादी है वो है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया वीडियो खत्म। और अब जो है सो आप लोगों की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें, अगर वीडियो यहाँ तक देखें और पसंद आई है तो कृपया शेयर भी करें। तो धन्यवाद यहाँ पर, और हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर धीरे धीरे हमारा ये प्रयास रहेगा कि पीडीएफ वगैरह वहाँ पर उपलब्ध कराया जाए, बहुत जल्दी ही उपलब्ध होने लगेगा। टेलीग्राम चैनल को भी हमारा ज्वाइन कर ले, हमारे ऐप को डाउनलोड कर ले, वहाँ पर भी फ्री में टेस्ट, स्टडी मटेरियल और बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जो कि आपके लिए उपयोगी हो सकती है, और वही सारी चीज़ें हमारे वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो होता है खत्म, अगले वीडियो के लिए जरूर आए हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।